प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की कालावधि एवं रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य। अर्थात रीतिकाल का समय कब से कब तक का है और इस रीतिकाल में जो रीति है उसकी शुरुआत किस आचार्य के द्वारा की गई। रीतिकाल की जो समय सीमा है वह आचार्य शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 के बीच में मानी है। रीतिकाल की कालावधि में भक्ति आदि समस्त मान्य प्रवृत्तियां थी काव्य सृजन में, वो पीछे रह गई थी और यदि भक्ति भाव कहीं दिखाई भी देता है तो वह भी विशुद्ध श्रृंगारिकता से युक्त हैं और मांसलता से बोझिल है। रीतिकाल की समय विषयक सीमा के विषय में कोई विवाद दिखाई नहीं देता। आचार्य शुक्ल ने रीति का काव्य की यही सीमा स्वीकार की है, यानी 1700 से 1900 के बीच में ये 200 वर्षों का जो युग है ये आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल है और उनके इस मत को प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जिस युग में निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही उसका काल 1700 से 1900 तक है। इन निश्चित समतों को स्वीकार करने में यद्यपि कुछ को आपत्ति भी है और इसका कारण ये है कि रीति कवियों के कुछ ग्रंथ इस समय सीमा से पहले भी और बाद में भी लिखे जाते रहे, यानी 1700 से पूर्व भी इस प्रकार के ग्रंथों का लेखन हुआ और 1900 के बाद भी ऐसे ग्रंथों का लेखन हुआ। जैसे उदाहरण के लिए चिंतामणि की प्रसिद्ध कृति है रस विलास, मतिराम की प्रसिद्ध कृति है रसराज। ये सन 1643 से 10 वर्ष पूर्व, सन 1643 मतलब संवत 1700 से 10 वर्ष पूर्व लिखी गई। इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रस रंग। इसकी रचना 1843 ईस्वी में, जो कि लगभग 15 वर्ष बाद का समय है आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित कालावधि से, यानी संवत 1900 से 15 वर्ष बाद तक ये इस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती रही। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ किंतु उनकी रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई। ऐसी स्थिति में सामान्यतया रीतिकाल की जो सीमाएं हैं वो हमें 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मान लेनी चाहिए। जहाँ तक विषय संबंधित सीमा का प्रश्न है, यानी इन 200 वर्षों का जो साहित्य सृजन है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या रही, तो वह भी इस पूर्णतया स्पष्ट है कि इस काल का विषय प्रमुखतः श्रृंगार रहा है। हालांकि अन्य भावों पर भी रचनाएं लिखी गई है, भक्ति रचनाएं भी हुई है, वीररस पर भी रचनाएं लिखी गई है, लेकिन प्रधान विषय श्रृंगार रहा है। भाव और रस की दृष्टि से ये काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी कवि
कमोबेश रूप से सौंदर्य वर्णन की इस सीमा में विचरण करते रहे हैं। यानी सभी कवियों ने, भले ही वो किसी अन्य भाव पर रचनाएं लिखते हों, लेकिन प्रधान भाव उनकी रचना का भी श्रृंगार ही रहा है। कला शिल्प की दृष्टि से, यानी रचनाओं का जो कला पक्ष है, उसमें इस युग के सभी कवियों ने चमत्कार प्रियता पर जोर दिया है। अलंकार प्रियता सभी कवियों में मिलती है। इसी प्रकार के छंदों के प्रति अतिशय मोह रहा है इन कवियों का। इसीलिए केशव की रामचंद्रिका तो छंदों का अजायब घर माना जाता है, और साथ साथ शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन, ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया है, वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारेतर विषयों की ओर मुड़ा है। यानी प्रधान विषय प्रत्येक कवि का श्रृंगार रहा, और उनका संपूर्ण लेखन इस श्रृंगार के ही आसपास विचरण करता रहा। ये यद्यपि जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि वीर रस की कविताएं भी लिखी गई है। भूषण ने बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी वीर रस पर। भक्ति की, नीति की भी रचनाएं लिखी गई इस युग में। लेकिन इन 200 वर्षों के संपूर्ण साहित्य का अगर हम लोग अध्ययन करें, तो उसमें सर्वाधिक संख्या उन रचनाओं की मिलेगी जिनका वर्ण्य विषय श्रृंगार रहा है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इस काल का प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय किसे मिले, इस समस्या के समाधान से ये जानना आवश्यक है कि प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है। यानी इससे पूर्व, यानी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कौन है, इसको जानने से पूर्व हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रवर्तक का मतलब क्या होता है। प्रवर्तक होता कौन है, किसे कहेंगे प्रवर्तक है, और कौन सा कवि किसी काल विशेष का प्रवर्तक होने की क्षमता रखता है। तो प्यारे बच्चों, प्रवर्तक का अर्थ है किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला, यानी नई परंपरा की शुरुआत करने वाला। जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए, वह प्रवर्तक होता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना, गंभीर मत होना और दूसरों को अपने अनुसार चलाने की क्षमता से युक्त होना भी अनिवार्य है। यानी प्रवर्तक वही हो सकेगा जो बहुत प्रतिभाशाली हो, अपने विषय के प्रति बहुत गंभीर हो, और उसका अनुसरण करने वाले आगे चलकर ऐसे और रचनाकार आए जो उस प्रवर्तक के द्वारा प्रारंभ की गई रीति का, परंपरा का निर्वहन करें। किसी प्रवृत्ति को जन्म देना ही प्रवर्तक के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रवर्तित मार्ग के अनुसरणकर्ता भी हैं या नहीं है। जब तक ये नहीं होता, तब तक किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। इस दृष्टिकोण से जब हम रीतिकाल पर विचार करते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन है, प्रवर्तक आचार्य कौन है, रीतिकाल का प्रारंभ किसने किया, तो इस विषय में विद्वानों के 2 मत हैं। पहले विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। वो ये मानते हैं कि आचार्य केशव रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं, और वो लिखते हैं,
यह समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पड़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्य धारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए हैं और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आचार्य केशव के बारे में लिखा है। इससे कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, परंतु ये निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथ का सृजन किया और इसमें वे आदिम आचार्य हैं। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना भी निराधार है, क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि सूरदास का साहित्य लहरी, नंददास का रसमंजरी, कृपाराम जी का हित तरंगिणी और कर्णेश का करुणाभरण। यानी इन सभी ग्रंथों में रीति विषयक लक्षण मिलते हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि इन ग्रंथों में काव्य शास्त्र का गंभीर और सांगोपांग विवेचन नहीं हुआ है। पहले पहल इस पद्धति पर रचना करने वालों में आचार्य केशव का ही नाम आता है। रामचंद्रिका जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के विपरीत आचार्य शुक्ल का मत यह है कि रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास नहीं बल्कि चिंतामणि हैं। उनकी दृष्टि में केशवदास से अधिक चिंतामणि ने जिस परंपरा की शुरुआत की उसका अनुसरण आगे के कवियों ने किया है। केशवदास के काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश पहल आचार्य केशव ने किया है। ये बात मानते हैं शुक्ल जी, लेकिन ये मानकर भी शुक्ल जी आचार्य केशव को रीतिकाल के रीति ग्रंथों के प्रवर्तक का श्रेय देने में हिचकते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यानी जो आगे चल करके रीति ग्रंथों के लेखन की परंपरा शुरू होती है रीतिकाल में, वह केशव की रचना काल से 50 वर्ष बाद में शुरू होती है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आखिरकार शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार क्या है। इसके उत्तर में शुक्ल जी ये लिखते हैं कि साहित्य की मीमांसा प्राय बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली थी। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया था जो संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य भामय और उद्भट के समय की थी। उस उत्तर दिशा का नहीं जो आगे चल करके संस्कृत के विद्वान आचार्य आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और आचार्य विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई।
पर केशवदास के उपरांत तत्कालीन रीति ग्रंथ की परंपरा चली नहीं। कविप्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। ये परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामह, उद्भट आदि के द्वारा दिखाए मार्ग पर न चलकर उसके बाद के आचार्यों का जो उससे और अधिक परिष्कृत मार्ग था उस पर चली। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में भी हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन प्रवृत्ति आचार्यों का मत ग्रहण किया है। हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल का मत है। हाँ, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो केशव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी मानकर यहाँ तक प्रमाणित करते हैं कि केशव तो रीतिकालीन सभी प्रवृत्तियों के प्रवर्तक हैं। अधिसंख्य आलोचक मानते हैं कि केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं ठहरते, अपितु रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके भी प्रवर्तक आचार्य केशव ही है। अतः हम निसंकोच भाव से ये कह सकते हैं कि रीति परंपरा को सुप्रवर्तित और पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशव को ही जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आज के इस वीडियो में दो बातों पर विचार किया कि रीतिकाल का समय यानी उसकी कालावधि कौन सी है और इस रीतिकाल को शुरू करने वाले यानी रीतिकाल में जो रीति की परंपरा है उसको शुरू करने वाले आचार्य कौन हैं। तो हमने ये जाना कि रीतिकाल की समय सीमा 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानी जानी चाहिए, यानी ये समय सीमा है 200 वर्षों का ये युग 1700 से 1900 के बीच का। और जहाँ तक प्रवर्तक आचार्य का प्रश्न है, श्याम सुंदर दास के द्वारा सुझाए गए नाम यानी आचार्य केशव पर अंतोगत्वा लगभग सभी आचार्य सहमत होते दिखाई देते हैं कि यानी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि नहीं बल्कि केशव है। बस आज इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे रीति का अर्थ और उसका नामकरण, उसके बारे में।